हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू बायोलॉजी ज्ञान। आज हम जानेंगे कि कैसे सीएसआईआर नेट जीआरएफ लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करें फॉर 2026। आपके पास दो अटेम्प्ट आते हैं, जून का अटेम्प्ट और दिसंबर का अटेम्प्ट। तो जून के लिए हमारे पास अब कम टाइम बचा है, बट यस दिसंबर के लिए हमारे पास इनफ टाइम बचा है। जिनका भी मास्टर्स चल रहा है ऑन गोइंग, वो भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे, स्पेशली फॉर जून अटेम्प्ट ऑल्सो। एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है। टोटल टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 200 होते हैं, ठीक है। इनमें जो है निगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल होता है। डिपेंड करता है कौन से सेक्शन का क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। फोकस क्या करना है, देखिए आप मास्टर्स कंप्लीट करके आप पीएचडी में इनरोल होने के लिए ये वाला एग्जाम देते हैं, राइट। सो उस लेवल पे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। आप रिसर्च में जाएंगे, आप प्रोफेसर बनेंगे, या आप जो भी अपने रिसर्च के काम को शुरू करेंगे या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। इस एग्जाम का पैटर्न उसी के लिए है कि हमारा कैसा कॉन्सेप्ट है, हमारा एप्लीकेशन कैसा है, इसी को टेस्ट करता है ये एग्जाम, राइट। पेपर का स्ट्रक्चर क्या आता है, 3 सेक्शन आते हैं। पार्ट ए जिसमें बेसिकली एप्टीट्यूड क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से आपको कोई भी 15 क्वेश्चन करना होता है। बहुत ही आसान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर्ड इसी पार्ट को किया जाता है। इसी वजह से बहुत लोगों का पार्ट ए में क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं होता है और मार्क्स गड़बड़ा जाते हैं। पार्ट बी और पार्ट सी जो है वो बेसिकली हमारे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। बट जो लेंदी पार्ट है वो है पार्ट सी, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 25 ही सॉल्व करना है। सुनने में बहुत आसान लगता है कि बस 75 क्वेश्चन में 25 ही करना है, बट ऐसा नहीं होता। वो 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, एनालिसिस पे होते हैं। वो बेसिकली हमारे रिसर्च की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए होते हैं। इसीलिए पार्ट सी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपका एनालिसिस अच्छा है, आपका एप्लीकेशन अच्छा है, आपका थिंकिंग पावर अच्छा है, तो यस आप इस पार्ट को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और अच्छा स्कोरिंग पार्ट यही है। पार्ट बी में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए जनरली स्कोर इसमें अच्छा कर सकते हैं। इसमें भी 35 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए अटेम्प्ट जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट आपको उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन को चूज करना है जिसमें आप थोड़े से भी कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट होना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कीजिए, वरना आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप 75 में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छे से इसको स्मार्टली सॉल्व करें। नाउ हमारे पास 13 यूनिट है। आने वाले टाइम पे सिलेबस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, बट इस वाले टाइम पे जब जून का एग्जाम हो रहा है उसमें हमारे पास 13 यूनिट है सिलेबस में, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 4 यूनिट, जिसमें है बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जो हमारा ये 3-4 यूनिट जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। फिफ्थ और सेवेंथ जो यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड फिजिकल फिजियोलॉजीज, जिसमें प्लांट फिजियो और एनिमल फिजियो दोनों आता है। ये आप करके जा सकते हैं, क्योंकि आपका ऑन गोइंग टॉपिक्स है। आप हमेशा अपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में पढ़ रहे होंगे, अगर आप लाइफ साइंस से रिलेटेड से आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं। नाउ 8 और 10 यूनिट जो होता है वो जेनेटिक्स और इकोलॉजी, इसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। यस आपको इसको सॉल्व करना आना होना चाहिए। और 11 और 13 यूनिट यही है, इवोल्यूशन या अप्लाइड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या मेथडोलॉजीज। तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, कैसे आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कितना आरपीएम होता है, कौन कौन से डिफरेंट क्या उसमें फिजिक्स लगता है, वो सब भी आपको इसमें पढ़ना होगा। बेसिकली 13 यूनिट है, जिसमें आपको पहला वाला जो भी है यूनिट आपको कभी स्किप करके नहीं जाना है। यही आपका बेसिक बिल्डिंग है। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, सेल साइकिल, सेल सिग्नलिंग या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई वेटेज पे यही है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल और सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बेसिकली इससे आपको सबसे ज्यादा रिसर्च में काम आने वाली चीज है। जेनेटिक्स में लिंकेज और मैपिंग आना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम का और मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, अगेन ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, इनको आप स्किप करके नहीं जाएंगे। ये पूरा 13 यूनिट का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आपको ये 4 टॉपिक में अच्छे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सो आपको इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अदर थिंग्स। फेज 1 में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? 2 महीने में हमारे कॉन्सेप्ट का अच्छा बिल्ड हो जाए। हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। कोशिश करिए आप शॉर्ट नोट्स, चार्ट्स ये सब को प्रिपेयर करिए, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है तो बहुत ही मुश्किल होती है हर कुछ याद रखना। तो कोशिश यही करनी है कि शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको अच्छे से पढ़े, फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़े, सो आपको अच्छे से आप कर पाएंगे। प्रैक्टिस जो है वो आपको बेसिक एमसीक्यूज का अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना आप समझ पाए हैं। क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, पढ़ने के टाइम लगता है कि यस बहुत अच्छा है, मुझे आ गया, और जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है या आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। फेज 2 में क्या करना है? 2 से 4 महीने के बीच में आपको कोशिश करना है कि 25 ईयर्स का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर जाइए, पार्ट ए को भी इंक्लूड करके। स्टार्ट पार्ट सी क्वेश्चन। पार्ट सी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एनालिसिस पे आता है। उससे आपको क्या होगा कि एनालिटिकल पावर जो है वो आपका अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, और आपका वीक एरिया भी जो भी रहेगा वो भी पार्ट सी से कवर होने लगेगा। सो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए। फेज 3 में हम क्या सीखेंगे कि 4 से 6 मंथ के बीच में हमें फुल सिलेबस का टेस्ट देना है। 2-3 मॉक टेस्ट दीजिए हर हफ्ते। कोशिश करिए कि एक टेस्ट दीजिए, कोई की टेस्ट सीरीज ले लीजिए। आप कहाँ कौन सी गलती कर रहे हैं आप उस पर फोकस कीजिए। रैपिड रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। रिपीट पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम्स। पीवाईक्यू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं ना, उसको आप एक नोट कर लीजिए या आप अपने एक पेन से हाईलाइट कर लीजिए। लास्ट मोमेंट पे आप उसको जरूर देख के जाइए, क्योंकि गलतियां रिपीट नहीं करनी है। सही जो है वो तो सही है, फोकस करना है कि हमें ग्राफ, एक्सपेरिमेंट और ये सबको इम्प्रूव करना है। 200 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से कुछ कुछ ही सॉल्व करना है। कोशिश यही करनी है कि हमें क्वेश्चन सारे पढ़ तो ले, एटलीस्ट उसमें से जो हमारा बेस्ट और जो कॉन्फिडेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। पार्ट ए का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाला जो सेक्शन है वो है पार्ट ए। लोग ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं होता। हमें उसका रीजनिंग का प्रैक्टिस करना होता है। बेसिकली हम लोग लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स रहते हैं ना, तो हमारा वैसे भी मैथ्स सॉल्व करने का थोड़ा प्रैक्टिस कम होते जाता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा स्कोर इजीली स्कोर कर सकते हैं आप इसमें, इसीलिए आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? 3 से 4 घंटा आप थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, फिर रिवीजन कीजिए, और नाइट में जो अपने वीक टॉपिक्स हैं, अपनी वीक गलतियां हैं, आपने जो जो क्वेश्चंस गलत किए उसको एक बार वापस से देख के सुनिए। बुक्स जो है वो बायोकेमिस्ट्री के लिए लिनिंजर है, एल्बर्ट है, जेनेटिक्स के लिए स्नोसेड है, बहुत सारे बुक्स हैं। बट मेरा ये कहना होगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म तैयारी कर रहे हो, अगर आप मास्टर्स में नहीं है और सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो इसकी बुक्स आती हैं, जनरली पाथ फाइंडर की या आईएफएस की आती है, बहुत सारी बुक्स आने लगी है स्टडी मटेरियल, आप उसको मंगा लीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। हम लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि हम लोग पीवाईक्यू को इग्नोर कर देते हैं, बट पीवाईक्यू के थ्रू ही हमारा आधा बिल्डिंग हो जाता है कॉन्सेप्ट का। रिवीजन नहीं करते, पढ़ते जाते, क्योंकि आगे से पढ़ते जाओगे पीछे से भूलते जाओगे, ऐसा होता ही होता है। आपके क्या, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। स्किपिंग पार्ट सी प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा पार्ट सी का प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। जेआरएफ में जेआरएफ अगर सॉरी जेआरएफ अगर आपको क्लियर करना है तो आपको 110 से 130 से ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट है, गेस वर्क करना
नहीं करना है, गेस नहीं करना है आपको। जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो आप वही क्वेश्चन कीजिए, स्मार्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन कीजिए। सो यही था हमारे आज के वीडियो में कि हमें क्या करना चाहिए आखिर ऐसा, ताकि हम अपना एग्जाम क्लियर कर पाए। सो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने सारे नोट्स को कंपाइल कर रही हूँ धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे वीडियो सीरीज लाना शुरू करने वाली हूँ। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी तरीके की किसी भी टॉपिक में किसी से चीज से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत हो, डू लाइक शेयर एंड ऑल्सो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इसके पहले एक शॉर्ट डाला था जिसमें मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल के बारे में मैंने शेयर किया था, आप मुझे वहां डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।